बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कोर्स को डिस्कस करेंगे। जितनी एमसीक्यूज़ है इंशाल्लाह इसको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर लें, और इंशाल्लाह मैं ज़्यादातर हैंड्स और शॉर्ट ट्रैक्स इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। और एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके पास है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 माइक्रोकूलम आर revolving around a circular path with a frequency 50 hertz, then the magnitude of the electrical current will be। पहली बात तो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ रीजन। हमारे पास जब किसी पॉइंट से किसी जगह से चार्ज पास होते हैं यूनिट टाइम में, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल करंट हैज़ बीन डेवलप्ड देयर। ठीक है। सो अगर किसी टाइम में इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक ख़ास पॉइंट से पास नहीं होते तो हम कहेंगे कि करंट नहीं है। अगर आपके पास किसी पॉइंट से चार्जेस पास हो गए, लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है राइट साइड पर वो चले गए, और इतनी ही नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद है वो लेफ़्ट साइड पर चले गए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास नेट चार्ज यहाँ पर नेट चार्ज ज़ीरो हो गया, क्योंकि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच आर मूविंग टुवर्ड द राइट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस विच आर मूविंग टू द left side. So the net charge at that point equal to 0, and though it takes some time, but still the current is equal to 0. There will be no current. So whenever there is a net flow of charges in at a specific point and in a specific time, so we can say that current is being developed there. ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि हमारे पास 3 चार्जेस है, और चार्जेस जो है तीनों जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है मैं लिखता हूँ Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और यहाँ पर Q3 है। इन तीनों चार्जेस हमारे पास ये रोटेशन करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं एक ख़ास वेलोसिटी से। दे आर रिवॉल्विंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद 50 हर्ट्ज़, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को फाइंड करना है। कौन मुझे बताएगा, कौन फाइंड कर सकता है? शाबाश। पहले तो आपको मैंने फार्मूला लिख लिया, और करंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। करंट हमारे पास हम कन्वेंशनल करंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हो सकता है। यहाँ पर हम कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पहली बात यह है कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, दे आर कन्वेंशनल करंट। दो in reality the charges in the conductor are due to the negative charge carriers like electrons, and electrons are always moving from the negative toward the positive plate. So we can say that conventional current is opposite to the electronic current, keep it in mind. But we are using the concept of conventional current, because the conventional current is a conventional method which is applied throughout the world. ठीक है। so हम कन्वेंशन, जब भी हम करंट की बात करते हैं तो हम कन्वेंशन, याद रखिए कि हम कन्वेंशन की बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर मेंशन नहीं हुआ है, तो फिर अगर कहीं जगह पर मेंशन हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, देन यू शुड टू टेक अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। ठीक है। हाँ, इस सवाल की तरफ आते हैं कि करंट को फाइंड करना है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज है, इक्वेशन है Q/T है। यहाँ पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी तो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है, चार्जेस हैं, यहाँ चार्जेस है, टी टाइम को मालूम करना है। अभी टाइम को मालूम करने के लिए यहीं पर प्रॉब्लम पैदा हो गया। तो टाइम को मालूम करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, तो हम इसको इसी तरह भी फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे पास ओमेगा जो है ये बराबर होता है 2πf के बराबर होता है। ठीक है। ठीक है, 2πf के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर टी मौजूद है, इधर देखिए यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। अगर टी को मैं इधर इस तरह लिख लूँ कि टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। इधर अभी यहाँ पर पुट कीजिए, आपके पास आएगा कि आई इज इक्वल टू Q/T। टी क्या है? शाबाश, 2π/ओमेगा। ओमेगा डबल डिवीजन है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, शाबाश, सिंप्लीफाई करें। आई इज इक्वल टू Q/ओमेगा। क्यों ओमेगा, क्यों अपनी जगह पर, क्यों कितने हैं? 3 चार्जेस है। ठीक है, 3
क्यों, 3 चार्जेस है। हाँ, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 पाई। इधर देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं, आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 3 क्यों मल्टीप्लाई बाय एफ। मतलब ये है कि द करंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सवालात अपने में डेटा को पुट कीजिए, आपके पास जवाब आएगा, आसान सी बात है। और आप यहाँ पर पुट कीजिए जो भी इसमें ठीक होगा। मेरे ख्याल में ये होगा, शाबाशी, मेरे ख्याल में क्या होगा 3 क्यों क्या है, क्यों हमारे पास है शाबाशी 50 माइक्रो कूलम है, 50 माइक्रो कूलम्ब, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय एफ कितना है 50 हर्ट्ज है, तो आपके पास आएगा, शाबाश प्यारे बच्चों, 350 150 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 और 50 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा प्यारे बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 7500 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और फिर ये 7500 माइक्रो एम्पेयर इसकी भी बराबर है 7.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, ये इसकी भी बराबर है। मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, और ये इसकी भी बराबर है 0.0075 इंटू 10 की पावर नथिंग, इंटू 10 की पावर 0 या इंटू 10 की पावर नथिंग एम्पेयर, ये भी ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट एक्सेप्ट, ऑल आर देम द करेक्ट एक्सेप्ट ए, ऑप्शन ए के अलावा ये सारे करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज किया करंट पर, और ये इसलिए मैंने किया क्योंकि करंट पर बहुत सारे आसान एमसीक्यूज मौजूद है, लेकिन मैंने मुश्किल तो नहीं किया, लेकिन असल में मैंने वेलोसिटी को, टाइम को मैंने इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जाते हैं, शाबाश। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3.2 एम्पेयर करंट। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शाबाश। कौन मुझे बताएगा कि 1 एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शाबाश। हाँ, आपको मालूम है आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा है प्यारे बच्चों कि चार्जेस आर क्वांटाइज क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, मतलब आपने अगर यहाँ पर क्यू का मतलब है चार्ज, एन का मतलब है नंबर, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर आपने किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो आपने एन फाइंड करना है, तो आपके पास आएगा एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई। मतलब पहली बात तो ये है कि आप ये फाइंड करना है कि आपके पास एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज में। तो यहाँ पर आपके पास हो गया कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्बिक चार्ज। आपके पास जवाब आएगा एन इज इक्वल टू 1c, मतलब 1 कूलम डिवाइडेड बाई ई की जगह मैं लिखता हूँ 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1.602, अगर इनको 1 पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18, मतलब एक कूलम चार्ज में इंतहाई ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहाँ पर 3.2 एम्पेयर का क्या मतलब है। पहली बात तो है कि 1 एम्पेयर का क्या मतलब है। 1 एम्पेयर का मतलब है जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज पास होता है 1 सेकंड में, तो इसको हम कहेंगे 1 एम्पेयर। ठीक है, 2 एम्पेयर का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, 2 एम्पेयर का मतलब है जब 2 कूलम चार्ज किसी जगह से पास होते हैं 1 सेकंड में, इसको हमको 2 एम्पेयर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर 3.2 एम्पेयर का क्या मतलब है, 3.2 एम्पेयर का मतलब है प्यारे बच्चों कि 3.2 कूलम ऑफ चार्ज आर पासिंग थ्रू a certain point in 1 सेकंड। हाँ शाबाश, अभी मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। तो 3.2 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, शाबाश मुझे बताइए, शाबाश 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, शाबाश। तो आपके पास जवाब आएगा प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.2 एम्पेयर करंट इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 20 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात, अगर नहीं तो दोबारा सुनिए। ठीक है बच्चों, हाँ शाबाश, आगे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्मल स्पीड टू द ड्राइव स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। यहाँ पर मैंने करंट के कंसेप्ट को डिफाइन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन की, इससे पहले मैंने करंट डिफाइन किया, इसके बाद करंट के कंसेप्ट को, एक एम्पेयर करंट को डिफाइन किया, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन किया। अभी एमसीक्यूज नंबर 3 में मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मल स्पीड एंड ड्राइव स्पीड।
पहली बात तो ये है। इसके बाद आप एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ शाबाश। थर्मल स्पीड असल में हमारे पास एक कंडक्टर होती है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है? और इसमें कंडक्टर में जब हमने कनेक्शन नहीं किया, इसमें हमें पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मौजूद होते हैं, किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंतहाई ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी, कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात ये है कि इसमें जो जब कनेक्शन नहीं होता, whenever the terminals of the conductor are not connected with the terminals of the battery, so the electrons are due to the atmospheric temperature E equal to kT, and due to this temperature ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम मोशन करते हैं, कुछ इसी डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ इतनी डायरेक्शन में, कुछ राइट साइड में चलते हैं, कुछ लेफ्ट साइड पर चलते हैं। उसकी अपनी मर्जी है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसकी मर्जी है, बस अपनी मर्जी के मुताबिक ये चलते हैं। तो याद रखिए, इसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। मैंने थर्मल स्पीड को डिफाइन किया पहले। इसके बाद ड्राफ्ट स्पीड को डिफाइन करता हूँ। ड्राफ्ट स्पीड इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्ट स्पीड। अभी अगर मैंने इसको कंडक्टर को कनेक्ट किया किसी टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अब ये सारे चार्जेस पर लेफ्ट साइड पर ये फोर्स लगेगा और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में अभी फ्लो करेंगे। दे विल बी फ्लोइंग इन सिंगल डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द current. Due to the external force, the electrons are moving in a specific direction. That is why we can say that the velocity, the speed gained by the electron, the free charges inside a conductor, inside a metal, whenever an external source is connected, this speed is called draft speed. ठीक है? हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि what is the ratio of the thermal speed to the ड्राफ्ट स्पीड, इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करना है। तो रेशो को वो स्टूडेंट्स रेशो को फाइंड कर सकते हैं जिनको पता होगा कि इसमें असल में मैथमेटिकल वैल्यूज़ है, इसलिए मैंने एमसीक्यूज़ शामिल किया है ताकि ये भी आपके समझ में आ जाए, कहीं आपसे भूल न जाए। शाबाश। तो आपको पता है, याद रखिए, ड्रिफ्ट स्पीड जो है ये बराबर होता है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इंतहाई ज़्यादा होती है ये ड्रिफ्ट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन जो है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और पता है, जो भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है वो तेज़ जाता है, और जो किसी और के मुताबिक चलता है, यहाँ पर ये किसी और की मर्जी के मुताबिक चलता है। यहाँ पर बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन टर्मिनल कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं, तो इस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में सारे चलते हैं, क्योंकि इस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है और दूसरे डायरेक्शन में जो है फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लिहाजा सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, और इसी कोलिजन के नतीजे में इसकी जो स्पीड होती है ये इंतहाई कम हो जाती है। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा है वीडी, यहाँ पर वीटी है। थर्मल स्पीड जो है ये 10 की पावर 5 है, और जो ड्राफ्ट स्पीड है ये 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड, इंतहाई कम स्पीड है। इधर देखिए, अभी सवाल आपके जहन में ये आता है कि सर ये ड्राफ्ट स्पीड क्यों कम होती है, हालांकि यहाँ पर हमने टर्मिनल भी कनेक्ट किया है। ड्राफ्ट स्पीड इसलिए कम हो जाती है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं, ये ओवरक्राउडेड हो जाते हैं, और इसी कोलिजन के नतीजे में ये इसकी स्पीड कम होती है। यहाँ पर जब ये कनेक्शन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी होती है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं इसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड 10 की पावर +5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और ड्राफ्ट स्पीड 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इन दोनों को रेशो का फाइंड करना, शाबाश। हाँ, थर्मल को ऊपर, ड्राफ्ट को नीचे लेके, शाबाश। थर्मल 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, शाबाश। और इसके बाद क्या है, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड, तो आपके पास आएगा ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट। 10 की पावर 10 रेशो 1, मतलब ड्राफ्ट स्पीड जो है ये 10 की पावर 10 टाइम्स ग्रेटर देन द ड्राफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ डियर डॉक्टर्स हजरात एंड इंजीनियर हजरात, यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज शामिल किया है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आप ख़ुद सोचिए, मेरे बोलने से पहले, मेरे कहने से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले आप ख़ुद इन पर सोचिए, क्या ये आपको समझ आता है कि नहीं, ये आती है? हाँ, आपके ख्याल में यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आता है, और राइट साइड पर जो नज़र आता है ये हमारे पास करंट है, ठीक है। अभी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ग्राफ को ड्रा किया है, और इसका एक ग्राफ को पहले एक लाइन को 45 डिग्री के साथ ड्रा किया है और दूसरा जो है ये 60 डिग्री के साथ ड्रा किया है। सवाल आपसे पूछते हैं कि द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज शोन।
ठीक है, बिल्कुल ये शुरू किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ इट्स रेजिस्टेंसेस, आपके ख्याल में इसका रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? मतलब आपसे ये पूछते हैं कि R1 डिवाइडेड बाय R2, ये फाइंड करना है कि इसके रेजिस्टेंसेस क्या होंगे। पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों कि असल में वोल्टेज करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ है, ये कौन सी क्वांटिटी हमें देता है या कौन सी क्वांटिटी देती है आपके ख्याल में? याद रखिए प्यारे बच्चों कि स्लोप को फाइंड करने के लिए आप टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा के लिए बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों अगर यहाँ मैं इसी तरह यहाँ कर लूँ, ठीक है, तो ये वाला साइड जो है ये मेरे पास आएगा आई, और ये वाला साइड जो है आपके पास आएगा, ये आएगा डेल वी। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो गया, तो आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आई डिवाइडेड बाय वी। शाबाश, अभी मुझे कौन बता सकता है कि आई डिवाइड बाई वी कौन सा क्वांटिटी है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? मेरे बच्चों आपको मालूम है कि हमारे पास ओहम्स लॉ जो है वी इज इक्वल टू आई आर है। क्या है? आई आर है। शाबाश, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आई बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, आई बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर। मतलब ये हो गया कि असल में ये आई बाई वी जो है ये 1 बाई आर के बराबर है, क्योंकि आर को फिर मल्टीप्लाई करिए इसके साथ शाबाश आई आर हो जाएगा, और वी को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वी इज इक्वल टू आई आर, वही ओ हमला बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ओ हमला है। ठीक है, और ओ हमने ये डिराइव किया था। मतलब ये है कि प्यारे बच्चों कि इसका स्लोप जो है द स्लोप ऑफ, मैं लिख सकता हूँ कि द स्लोप ऑफ आई करंट पोटेंशियल ग्राफ जो है इट गिव्स अस 1 बाय आर। ये कौन सी क्वांटिटी हमें देती है? ये 1 बाय आर, इनवर्स ऑफ, इनवर्स, इट इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द, शाबाश, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि इसको हम एक और नाम देते हैं कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मतलब द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन से ग्राफ का इसके रेशो को फाइंड करना है, लेकिन रेशो को फाइंड करने से पहले आपने ये फाइंड करना है कि इसके रेजिस्टेंस कितना है, फिर इसका रेशो फाइंड कीजिए। शाबाश, याद रखिए अगर हमारे पास यहाँ पर स्लोप इज जो है 1 बाई आर के बराबर है, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आर और स्लोप का आपस में क्या कौन सा रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। शाबाश, अगर स्लोप ज़्यादा है तो आर कम होगा, अगर स्लोप कम है तो आर ज़्यादा होगा। शाबाश, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहला आपको आता है हमारे पास इसका स्लोप कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 मेरे पास शाबाश क्या है? ज़्यादा, बिकॉज स्लोप इज कम। हाँ, यहाँ पर आ जाए, शाबाश 2 की तरफ आ जाए, यहाँ पर हमारे पास इसका स्लोप ज़्यादा हो गया। स्लोप असल में कहते हैं इस इंक्लाइनेशन को कहते हैं। शाबाश, जो आप इसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो इसका मतलब इसकी स्लोप इंक्रीज होती है। शाबाश, ठीक है। Whenever the distance, the angle between the horizontal and this parameter is increasing, we can say that slope is increasing. इसका स्लोप कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। दूसरे नंबर का स्लोप ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। हाँ, हमें पहली बात तो ये समझ आ गई कि असल में या जिनका स्लोप कम होगा इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये 45 वाला, और R60 वाला जो ये कम है। शाबाश, अभी कौन फाइंड कर सकता है? बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं। 1/r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? शाबाश, किसके बराबर है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? ये बराबर है स्लोप के बराबर है। शाबाश, तो स्लोप फाइंड कीजिए, आपके पास आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल टू टेंजेंट 45। शाबाश, टेंजेंट 45 कौन मुझे ये शाबाश कौन जवाब दे सकता है? टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है? टेंजेंट 45 प्यारे बच्चों 1 के बराबर होता है। तो आपके पास इसको भी उल्टा कीजिए, उसको भी उल्टा कीजिए, और 1 के हिसाब जो भी आप करना चाहते हैं करो, लेकिन फिर भी वो अपना ही 1 रहेगा। मतलब R1 हमारे पास हो गया 1। ठीक है पर बच्चों, हाँ, इसके बाद हमारे पास है कि हाँ, और इसके बाद है दूसरा R फाइंड करना चाहते हैं, तो दूसरे R को फाइंड करने के लिए आपके पास आएगा 1/r2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। शाबाश, 1/r2 इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके भी बराबर है? टेंजेंट बराबर है 60 के बराबर है। शाबाश, हाँ, इधर देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा 1/r2 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों शाबाश क्या आएगा? 1/r2 इंटू 60 किसके बराबर है? पता है, ये √3 के बराबर है। शाबाश,
मैंने पहले भी बताया था कि इन टेबल को खुदारा इनको याद कीजिए, ठीक है। तो आपके पास R2 आएगा 1/√3 आएगा, शाबाश। 1/√3 बराबर है 0.8666 के बराबर है, शाबाश। तो आपके पास अगर रेशो फाइंड करना है तो R1 डिवाइड बाई R2 रेशो इज इक्वल टू 1:1/√3। दिस इज योर आंसर, शाबाश। 1:1 मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हमारे पास 0.8666, मतलब कि हाँ R1 ज़्यादा हो गया, ये 1 है और ये 0.8 है, ये वाला ज़्यादा ये वाला कम, शाबाश। समझ आ गई बात मेरी। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि ये सवाल जो मैंने किया ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है इंशाल्लाह। अभी इसी सवाल को मैं एक और अंदाज से पूछता हूँ आपसे, देखते हैं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं, और ये तो अभी आप पर डिपेंड करता है और आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है, और अभी जो मैंने बताया इस पर डिपेंड करता है, ठीक है प्यारे बच्चों, शाबाश। MCQs नंबर नेक्स्ट तो हमारे पास है, इसमें तो MCQs नंबर 5 हमारे पास है प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ द बेस्ट मेटल। आपके ख्याल में इसमें कौन सा बेस्ट मेटल हो सकता है? दियर कंडक्टिविटीज़ आर शोन इन द ग्राफ, शाबाश। यहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया गया है कि इसमें कौन सा अच्छा मेटल है। याद रखिए मेटल और सबसे बेस्ट कंडक्टर वो होगा जिसमें हमारे पास जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। अगर किसी कंडक्टिविटी किसी जगह पर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है, कंडक्टिविटी आपके पेपर में भी आया था, NMD कैट के पेपर में भी आया था कि व्हाट इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारे पास असल की इसको हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। हाँ शाबाश। जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा हो इसको हम इसके वो अच्छा मेटल होगा, शाबाश। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें इसका कंडक्टिविटी नहीं बल्कि मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो कंडक्टेंस 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 कंडक्टेंसेस आर गिवन, कंडक्टेंसेस आर गिवन, कंडक्टेंसेस दी गई है, तो आपके ख्याल में इसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा मेटल हो सकता है? पहली बात ये है जो मैंने आपको बताया कि I डिवाइडेड बाई V ग्राफ जो है ये 1/r को रिप्रेजेंट करता है, या I डिवाइडेड बाई डेल V जो है ये G को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरह मैंने पहले बताया कि इसका स्लोप कम होगा वो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर इसका स्लोप कम है, यहाँ पर इसका स्लोप कम ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि G1 जो है इसका कंडक्टेंस, ग्राफ नंबर 1 जो है इसका जो स्लोप है इसका स्लोप कम है, तो इसलिए इसका कंडक्टेंस भी कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और G2 जो है इसका कंडक्टेंस जो है ये कम है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस कम है, कंडक्टेंस ज़्यादा हो गया। अभी इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका कंडक्टेंस ज़्यादा हो गया, मतलब ये स्लोप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। इसका स्लोप ज़्यादा है तो डेफिनेटली G2 जो है इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब है दिस इज़ द बेस्ट मेटल, ये जो है ये हमारे पास बेस्ट मेटल है या गुड कंडक्टर है, और ये वाला जो है ये बैड कंडक्टर है, मैं लिख सकता हूँ बैड कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, हम आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेटल, ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट मेटल। बोथ हैव इन द सेम कंडक्टिविटी, नो। इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज एंड पोटेंशियल, नो। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ शाबाश, आगे जाते हैं MCQs नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर नेक्स्ट हमारे पास है शबगम नंबर MCQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओहमिक डिवाइस। इसमें कौन सा डिवाइस जो है नॉन ओहमिक है? डॉक्टर्स हज़रात आप जानते हैं कि नॉन ओहमिक और ओहमिक कौन से डिवाइसेस को कहते हैं, कौन से मटेरियल को कहते हैं? याद रखिए ऐसी डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइस, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल। ऐसी मटेरियल को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो I और V इनके कुछ प्रॉपर्टी है। जो I और V के दरमियान जो ग्राफ होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे पास स्लोप जो है नाइदर द स्लोप विल बी इंक्रीजिंग नॉट द स्लोप विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग, न इसमें स्लोप इंक्रीज हो जाएगा न डिक्रीज हो जाएगा, ये सारे इनके प्रॉपर्टीज हैं। हाँ और याद रखिए ये ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ जो है ये असल में दिस इज़ अ वेरी लिमिटेड, इट इज़ एप्लीकेबल टू वेरी लिमिटेड मटीरियल, इंतहाई लिमिटेड मटीरियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए एक ही मटीरियल के लिए, सिंगल मटीरियल की लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी एक ख़ास रेंज में। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर ओहम्स लॉ जो है ये फेल होती है। वाई ओहम लॉ फेल्स एट हाई टेम्परेचर एंड एग्जैक्टली एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर भी ये फेल होती है। वाई व्हाट इज़ द रीज़न? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो है ये वो हमला जो है ये फेल होती है। वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएंगे और ये ग्राफ जो है ये सीधा नहीं रहेगा। बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आर ज़्यादा होगा और आर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहीं पर क्या होगा फिर इन दोनों के दरमियान जो है ग्राफ ये सीधा नहीं रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या बनेगा वो करंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये हाई टेम्परेचर पर इसी तरह चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली जब लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा हो जाती है। ये रेजिस्टेंस इंतहाई जो है ये डिक्रीज़ होती है, इंतहाई डिक्रीज़ होती है और यहाँ पर भी फेल हो जाती है। यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तो थर्मिस्टर जो है ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इसके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस जो है ये ज़्यादा हो जाती है और रेजिस्टेंस जो है ये डिक्रीज़ होती है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो थर्मिस्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए अप्लाई नहीं करते, सिलिकॉन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जर्मीनियम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कॉपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ये वाला जो है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ द कॉपर के लिए अप्लाई करते हैं बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट मेटल है, लेकिन इसको भी हम एक ख़ास रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट ओहम्स लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है बल्कि वेरी लिमिटेड लॉ है। ठीक है, इसको हम लिमिटेड बॉडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर। सवाल नंबर 7 जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है और इंशाल्लाह अभी अभी रेजिस्टेंस पर एमसीक्यूज़ में करता हूँ। रेजिस्टेंस में जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन, पहली बात यह है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हमारे पास एक्चुअली इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोजिशन है। अगर अपोजिशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है करंट ज़्यादा पर कम होगा। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि वहीं पर करंट कम है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फिजिकल डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, यस फिजिकल डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, ये मोटा है और दूसरा जो है ये पतलू वायर है। ठीक है, पतला है तो डेफिनेटली इनके हमें हमारे पास फार्मूला है आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, अगर एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, हाँ, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। सही है, पता नहीं ये मैंने क्यों खाली छोड़ा है। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास है कि अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, देन द रेजिस्टेंस विल बी। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है प्यारे बच्चों के किसी लेंथ को, किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ को डबल कर दिया। इनिशियल का जो लेंथ था इसको डबल कर दिया, इनिशियल की लेंथ को डबल कर दिया। इनिशियल जो लेंथ था इससे डबल कर दिया गया। अगर इनिशियल 2 मीटर है तो फाइनल 4 मीटर होगा। और यहाँ पर आपके पास एक वर्ड इस्तेमाल किया, इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। इसको हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग कहते हैं किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस तरह हम रबड़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच हो जाती है, इलास्टिसिटी हमें कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इसको हम मूव करते हैं इसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रेच किया और इसके बाद टू डबल ऑफ इट्स लेंथ की डबल किया। देन अदर फैक्टर जो है, ये अदर फैक्टर टेम्परेचर वगैरह जो है और नेचर जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके ख्याल में व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होगा? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? गुड, आपको आपके फार्मूला आपको याद है, आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय। ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया क्योंकि लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस डबल, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? हाँ शाबाश, देखिए
यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये अपने पास इस तरह नोट कीजिए जिस तरह मैंने 3 स्टार दिए हैं इनको। प्यारे बच्चों कि आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय है। ये रेजिस्टेंस जो है ये फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी पर, मतलब इसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ याद रखिए, अगर मेरे पास एक वायर है प्यारे बच्चों, और इसका लेंथ ये है मेरे पास, ठीक है, इसका लेंथ में ये है, तो अगर इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया और इसका लेंथ मैंने डबल कर दिया, ठीक है, इनिशियल जो लेंथ है इसको मैंने डबल किया, तो डेफिनेटली जब आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, किसी रबड़ को आपने देखा होगा कि जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो लाजमी बात है इनका जो साइज़ होता है, इनका जो रेडियस होता है, ये कम हो जाता है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बट इट्स साइज इज डिक्रीज्ड। वी कैन से दैट द वॉल्यूम, though the area and the radius is changed but the volume remains constant during stretching and compressing। कंप्रेसिंग फिनोमेना, कंप्रेशन, अगर आप किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो दोनों नतीजे, दोनों में यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसके रेडियस में भी चेंज पॉसिबल है, डायमीटर में भी पॉसिबल है, लेंथ में भी पॉसिबल है, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। हाँ तो मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लेंथ को डबल कर दिया गया है, ठीक है, लेंथ को मैं लिख सकता हूँ 2L लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर लेंथ को डबल किया है तो पता है वॉल्यूम किसके बराबर है, शाबाश, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, शाबाश। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ तो आपके पास, अगर मैंने एल को डबल कर दिया तो ए को मैं क्या कर दूंगा, शाबाश, कौन मुझे बताएगा, ताकि ये वाला फैक्टर जो है, ये लेफ्ट साइड वाला फैक्टर ये कांस्टेंट रहे। मैं को ए को हाफ होना ज़रूरी है, मतलब ये ए जो है ये हाफ हो जाएगा, दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिए यहाँ पर अगर आप स्ट्रेचिंग की बात हुई है तो स्ट्रेचिंग के बाद में लेंथ डबल होती है और एरिया जो है ये हाफ हो जाती है, डबल डिवीजन है ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास आएगा प्यारे बच्चों आर फाइनल इज इक्वल टू 2 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल से 4 टाइम ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट डिराइव करने जा रहे हैं कि हमारे पास जब आपने लेंथ को n टाइम्स, n को 2 टाइम कर दिया, तो आपके पास जो स्ट्रेचिंग की थी, तो आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया ये 4 टाइम आ गया इनिशियल से, तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर ले ली, शाबाश, n स्क्वायर इंटू आर आई, आर एफ इज इक्वल टू n स्क्वायर मतलब 4, शाबाश, 4 आर आई। तो हम लिख सकते हैं वेन एवर स्ट्रेचिंग इज, हम यहाँ पर नतीजतन में लिखता हूँ, नतीजतन मैं लिख सकता हूँ कि एफ स्ट्रेचिंग, किसी बॉडी को स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, किसी वायर को कंप्रेस किया है, इज प्रोड्यूस्ड, किसी वायर में स्टिचिंग या कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया है बाय एन टाइम, कितना, एन टाइम्स इसमें प्रोड्यूस हो गया है। अगर स्टिचिंग प्रोड्यूस किया है तो स्टिचिंग के नतीजे में आपके पास आएगा, स्टिचिंग के नतीजे में आपके पास फाइनल आर आएगा एन स्क्वायर इंटू आर इनिशियल, एफ वायर इज स्ट्रेच बाय एन टाइम। हाँ, और कंप्रेशन के नतीजे में, आपके पास आएगा कंप्रेशन के फाइनल आर इज इक्वल टू इनिशियल आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, शाबाश, ये आपके पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं एक और आइडिया शेयर करता हूँ। मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि किसी बॉडी में अगर स्ट्रेचिंग पैदा हो गया, और स्ट्रेचिंग कितना पैदा होगा, एन टाइम स्ट्रेचिंग पैदा होगा, एन टाइम, तो आपके पास रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ द इनिशियल, ठीक है। अगर कंप्रेशन पैदा हो गया, मतलब किसी वायर को कंप्रेस कर दिया, तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस जो है ये एन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अगर ये सवाल इसी तरह पूछा गया कि एफ रेडियस या डायमीटर इज अ चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज बाय एन टाइम, अगर हमने एरिया को, सॉरी, रेडियस को किसी वायर के, यहाँ पर मैंने आपको बताया इससे पहले सवाल में कि मैंने लेंथ को चेंज किया था, तो लेंथ के साथ एरिया भी चेंज हो गया। यहाँ पर आपसे अगर पूछा दिया गया कि इफ द रेडियस आर डायमीटर इज चेंज देन बाय एन टाइम, तो फिर क्या होगा, हाँ तो फिर क्या होगा, इधर देखिए, अगर किसी बॉडी के रेडियस, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूँ, शाबाश, कि इफ द रेडियस इज चेंज बाय इज इंक्रीज्ड,
मैं लिखता हूँ इफ़ द रेडियस इज़ इंक्रीज्ड बाय, फाइनल रेडियस जो है इन आर कर दिया गया है। हाँ, तो आपके पास फाइनल जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस, रेडियस इंक्रीज किए तो डेफिनेटली इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आर इनिशियली डिवाइड बाय एन की पावर 4। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर इनकी पावर 2 किया गया था। जब एरिया में जब लेंथ को स्ट्रेच कर दिया गया या हाफ कर दिया गया कंप्रेशन की वजह से, तो यहाँ पर आपके पास इन स्क्वायर फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी रेडियस में चेंजेस आ गए, इन टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो आपके पास रेजिस्टेंस इन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इफ रेडियस इज डिक्रीज्ड, अगर रेडियस को डिक्रीज कर दिया गया बाय एन टाइम्स, एन टाइम इसको हमने डिक्रीज कर दिया, तो आपके पास डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ये एन की पावर 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल से ज़्यादा होगा। शाबाश, ठीक है। इधर देखिए शाबाश, ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है। इफ़ द डायमीटर इज अगर डायमीटर को, इफ़ द डायमीटर इज चेंज, याद रखिए इफ़ द डायमीटर इज इंक्रीज्ड, अगर डायमीटर को इंक्रीज कर दिया गया बाय एन टाइम, तो डायमीटर और रेडियस और डायमीटर का रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आपके पास आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। एंड सिमिलरली इफ़ द डायमीटर इज डिक्रीज्ड, अगर इसको डिक्रीज किया बाय एन टाइम, तो आपके पास रेजिस्टेंस फाइनल आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन की पावर 4 टाइम्स आर ऑफ द इनिशियल। इसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ, शाबाश। इफ़ आर इज डिक्रीज्ड, आर या डायमीटर इज डिक्रीज बाय एन टाइम, तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन की पावर 4, ठीक है। मतलब अगर ये 2 है, 2 टाइम डिक्रीज किया, तो आपके पास इन 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। हाँ, दूसरी बात नोट कीजिए, इफ रेडियस या डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय एन टाइम, तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, ये डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया। अगर ये इंक्रीज है तो सॉरी यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस और डायमीटर को डिक्रीज कर, हाँ सॉरी, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस और रेडियस और डायमीटर को डिक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, एन की पावर 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नीचे नहीं लिखेंगे, सॉरी। हाँ, अगर रेडियस और डायमीटर को इंक्रीज कर दिया गया, कितना इंक्रीज किया, एन टाइम, तो आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा एन की पावर 4 टाइम, ठीक है। मतलब अगर रेडियस या डायमीटर में चेंजेस आ गए, तो इसके जो रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं ये एन की पावर 4 टाइम आएंगे। लेकिन अगर लेंथ और एरिया को चेंज किया एन टाइम, तो आपके पास चेंजेस आएंगे रेजिस्टेंस में एन की पावर 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी पर रिलेटेड है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप टिक करेंगे। कहाँ गया, ये वाला है। उम्मीद है कि आप इनको ठीक करेंगे। सवाल नंबर 9 है कि इफ़ द रेशो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ 2 वायर्स आर 1:2, डायमीटर रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर गिवन, रेशो ऑफ द डायमीटर आर गिवन। मतलब ये है कि हम इस तरह कह सकते हैं कि D1 रेशो D2, D1 रेशो D2, इनका रेशो है 1:2 है, ठीक है। हाँ, व्हाट विल बी दियर रेशो ऑफ करंट, इनके रेशो ऑफ करंट को फाइंड करना है, I1 डिवाइड बाई I2। आपको पता है, मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर डायमीटर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि और मोटा होगा, और जब डायमीटर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये चार्जेस आसानी से गुजरेंगे, मतलब करंट ज़्यादा हो। जिसका डायमीटर ज़्यादा है इसका करंट ज़्यादा होगा, जिसका डायमीटर कम होगा इसका करंट कम होगा। दूसरे का डायमीटर दुगना है, इससे दुगना है। अभी सवाल यह है कि करंट और डायमीटर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। शाबाश, कौन मुझे बता सकता है, शाबाश। आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि आई जो है ये आर के साथ बिल्कुल इन्वर्स रिलेशनशिप, आई और आर का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो मैंने आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए, और आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए की जगह पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R1 की जगह R1 स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास, आपके पास आ गया कि रो जो है आपके पास आ गया R इज इक्वल टू रो एल। इसके बारे में तो नहीं बताया गया, सिर्फ आपको सीरीज के बारे में पूछे, तो मैं लिख सकता हूँ कि R1 जो है ये इन आर स्क्वायर, R1 सॉरी जो कैपिटल R है रेजिस्टेंस है, ये रेडियस के साथ स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेटेड है। और ये आपस में कैसे है, शाबाश, रेजिस्टेंस और करंट कैसे है आपके पास है, रेजिस्टेंस और करंट है आपके पास। इस आर की जगह मैं लिख सकता हूँ
1/I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 1/I R1 स्क्वायर। मतलब ये है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता आपके पास आएगा I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R1 स्क्वायर। मतलब या मैं लिख सकता हूँ कि I1 जो है करंट जो है ये रेजिस्टेंस रेडियस के साथ डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और ये डायमीटर के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। आसान सी बात है शाबाश। तो आपके पास जवाब आएगा कि I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करने से आपके पास आएगा I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर। इसी तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब डायमीटर ज़्यादा होता है तो वहीं पर रेडियस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा कि D1 वैल्यू पुट करें शाबाश I1 स्क्वायर सॉरी I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। आपके पास आएगा 1/4। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ ये आपके पास रिलेशनशिप हो गया। इधर देखिए ये वाला रिलेशनशिप ए I1 डिवाइड बाई I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशनशिप हो गया। और इसी तरह I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D2 स्क्वायर, ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया। तीसरा रिलेशनशिप R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ये तीसरा रिलेशनशिप हो गया। चौथे को देखिए शाबाश, ये इसके साथ रिलेटेड है और ये इसके साथ और लिखता हूँ शाबाश। चौथा रिलेशनशिप हो गया R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर। शाबाश, समझ आ गई बात। ये कुछ MCQs थे रेडियस के रिलेटेड और डायमीटर के रिलेटेड। डायमीटर को जब हम चेंज करते हैं, रेडियस को जब हम चेंज करते हैं, एरिया को जब हम चेंज करते हैं, लेंथ को जब हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपको एक टास्क देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने कल भी आपको एक टास्क दिया था और आपने मुझे जवाब अभी तक नहीं दिया। जो अगर मेरे पास एक वायर है, एक हमारे पास है, ये इसका वायर है, ये है इसका, ये इसका है D1। ठीक है, दूसरा वायर है बिल्कुल इसके बराबर है, मोटा है, लेकिन इसका लेंथ जो है लेंथ इसका डबल है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ द करंट है I1 और I2। इसका रेशो मुझे बताइए, I1 रेशो I2 कमेंट्स में मुझे आप बताइए। ठीक है, जिसको समझ आ गया है वो मुझे बताइए व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ द करंट। हाँ इंशाल्लाह मैं मुंतज़िर रहूँगा। और ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया रेजिस्टेंस पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो PVC सिलेबस के मुताबिक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और अपनी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।